द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। तो कहने का मतलब यही है कि कल की नींव आज रखी जाती है, मतलब फ्यूचर में जो भी आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है उसकी शुरुआत प्रेजेंट से ही हो जाती है, यानी कि व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, है ना, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। सो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो तो उसकी शुरुआत आज ही होगी, यानी कि अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन आज से ही करेंगे। तो यही सेम चीज़ों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कल की चिंता करने से बेटर है आज पे आप अपना फोकस करके उसके लिए काम कीजिए, राइट। तो आज की टॉप न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी अलाइन कर रही है विद रशियाज विजन। ये क्या स्टेटमेंट आई है? हमने रिसेंटली ये भी डिस्कस किया था यहाँ पर कि यूएसए ने अपनी पॉलिसी जो है वो लैटिन अमेरिका के लिए स्पेसिफिकली कर दिया है और उन्होंने यूरोपियन यूनियन को यहाँ पर कुछ तो खरी खोटी सुनाई ही है ना। तो डिस्ट्रक्टिंग सिविलाइजेशन करके उन्होंने एक वर्ड यूज किया था। सो इसी वजह से अब क्या रशिया ने उनका सपोर्ट दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे, व्हाट इट मींस। देन रशिया और यूक्रेन की डील जो है फाइनली पीस डील जिसको ब्रोकर यूएसए कर रहा है, दैट इज क्वाइट क्लोज। एक दो क्लॉजेस हैं जिस पे बात अभी रुकी हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीआरओ के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर इनॉग्रेशन की गई स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। एंड चीता कप फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क नो मोर, तो इंसिडेंट हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ड्राफ्ट सीड्स बिल का 11 दिसंबर को लास्ट डे है ऑफ पब्लिक यू कैन से कि फीडबैक, उसके बेसिस पे ही यहाँ पर चर्चा करने के बाद इसे टेबल किया जाएगा बिल को। और नेचुरल फार्मिंग टू बी इंक्लूडेड एज अ सब्जेक्ट एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या यहाँ पर चेंजेस एंड क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। देन चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉक्स रडार ऑन जापानीज जेट्स, ठीक है, तो क्यों हुआ ये उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एफपीआईज की विड्रॉल कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या है उसको डिस्कस करेंगे, कब बनी थी, कब शुरू हुई, कैसे यूजेज होनी थी, बट अब क्या रीजन है कि किस तरीके से इसे यूज किया जा रहा है। तो यूएस के ऑफिशियल जो है 5 डे विजिट टू इंडिया पे है एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड एंड किस चीज के ऊपर चर्चा होगी वो देखेंगे आज। देन पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फाइनली मॉनसून सेशन में जो चीज डिमांड की जा रही थी उसके लिए अब विंटर सेशन को आप कह सकते हो कि मैं अलाउ कर दिया गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एंड स्पेसिफिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की यहाँ पर चर्चा करने के लिए। देन श्रीलंकन नेशनल सीक इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉम प्रधानमंत्री मोदी, उनको उन्होंने एक लेटर भेजा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नर्चरिंग इनहेरिटेंस इज असेंशियल, तो ये अब जयशंकर जी की स्टेटमेंट आई है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये स्टेटमेंट आई है, किस कॉन्टेक्स्ट में आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज फ्रॉम द हिंदू एंड उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे एंड 8 दिसंबर के लिए आज की ये वीडियो है। देन फर्स्ट, यूएस एनवॉय सेज यूक्रेन पीस डील क्लोज हिंजेस ऑन 2 मेजर हर्डल्स। अब ये जो डील है ये यूक्रेन और रशिया के 4 साल की वॉर को खत्म करने वाली है एंड इसको ब्रोकर कर रहा है यूएसए, बट इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस यहाँ पर किसकी है, यूरोपियन यूनियन की और यूरोपियन नेशंस की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेजर मुद्दा अड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2 रीजन्स। उसमें से पहली ऐसी रीजन है कौन सी, डॉनबास रीजन, ठीक है, डॉनबास रीजन जिसके ऊपर करंटली आप कह सकते हो कंट्रोल किसका है, यूक्रेन का, बट रशिया वांट्स दैट रीजन, ठीक है। दूसरी रीजन है दैट इज योर ज़ैपोरिज़ा पावर प्लांट, ज़ैपोरिज़ा पावर प्लांट जिसके लिए अकॉर्डिंग टू दिस डील ये जो एरिया है ज़ैपोरिज़ा का पावर प्लांट का, इसका जो अब एनर्जी प्रोडक्शन होगा जो कि यूएसए ने अब डील प्रपोज की थी, ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था, उसके अकॉर्डिंगली 50% 50-50 शेयरिंग बेसिस पे जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो शेयर करेंगे यूक्रेन और रशिया। बट अब यहाँ पर कंप्लीटली कंट्रोल ज़ैपोरिज़ा पावर प्लांट के ऊपर चाहिए एक पर्टिकुलर नेशन को, दैट कैन बी आइदर यूक्रेन और दैट कैन बी आइदर रशिया, है ना। तो उसके ऊपर अभी जो डील है वो फाइनल नहीं हो पाई है, ये 1-2 मेजर हर्डल्स हैं, ये अगर क्लियर हो जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि 4 साल की जो वॉर है वो रुक जाएगी। तो डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले हम डॉनबास रीजन की बात करते हैं। द डॉनबास रीजन इज नेम्ड आफ्टर द डोनेट्स रिवर। सेकंड स्टेटमेंट क्या रही है, डॉनबास हैज बीन नोन फॉर कोल माइनिंग इंडस्ट्री। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। तो प्लेसेस इन न्यूज का जब आपको क्वेश्चन आता है, डॉनबास रीजन आ गया, ज़ैपोरिज़ा पावर प्लांट आ गया। अब ज़ैपोरिज़ा पावर प्लांट की जब बात करो तो आप वर्ल्ड में पावर प्लांट्स की बात करोगे, इवन कि वो पावर प्लांट को भी नाम बताना मुझे, जापान के अंदर एक ऐसा पावर प्लांट जो कि बंद कर दिया गया था सुनामी की वजह से, उसे रीओपन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। क्या नाम था उस पावर प्लांट का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब पावर प्लांट्स तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डॉनबास रीजन जो है क्या वो डोनेट्स रिवर के नाम पे डला है, या डॉनबास रीजन जो है उसको पहले कोल इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता था। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डॉनबास रीजन जो है वो डोनेट्स रिवर की वजह से ही इसका नाम पड़ा है एंड प्राइमरीली इसे कोल माइनिंग इंडस्ट्री के लिए ही जाना जाता था एंड बाकी मेजर इंडस्ट्रीज के लिए भी। तो अब सडनली क्या हो गया कि जो कि रीजन अब यूक्रेन के कंट्रोल में था, रशिया उसका अब कंट्रोल चाहता है, ठीक है। उसके पीछे का एक मेजर रीजन यही है कि यूएसए के साथ रिसेंटली
2025 या इवन की वॉर शुरू होने के आसपास में भी अभी बातें चल रही थी यूएसए के साथ डील की, बट 2000 आप देखोगे 23-24 के आसपास यूएसए के साथ यूक्रेन की एक डील हुई थी। एंड इस डील के अकॉर्डिंगली ना अब जो ये डॉनबास वाला रीजन है, इसके जितने भी मिनरल्स हैं, इसकी एक्सट्रैक्शन है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, उसका राइट यूएसए को दे दिया गया था, ठीक है, ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस, यूक्रेन एंड यूएसए के बीच में। दूसरा रीजन यही है यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखोगे कि अब न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऐसे न्यू एलिमेंट्स, न्यू मेटल्स, जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड लिथियम वगैरह, निकल वगैरह सारे हाई क्वांटिटी में पाए गए थे। तो जिस वजह से इट इज एन इंटरेस्ट ऑफ रशिया, इट बिकेम एन इंटरेस्ट ऑफ रशिया आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब इस रिसर्च के बाद ऊपर से यूएसए का उस रीजन के ऊपर कंट्रोल आ जाना एंड इतनी क्लोज विसिनिटी में आ जाना ऑफ रशिया, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात एक्स सोवियत नेशन है यूक्रेन की जब हम बात करें, तो इसी वजह से अब ये सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो रशिया का यहीं पर आकर ही रुकता है। ये डॉनबास रीजन जो है डोनेट्स रिवर के एंड कोल बेसिन के नाम पे डला है, एक लार्जर एरिया ऑफ यूक्रेन को कवर करता है, दैट इज 9% के आसपास एरिया ऑफ यूक्रेन को डॉनबास रीजन कंट्रोल करता है। हिस्टोरिकली डॉनबास जो है कोल माइनिंग रीजन के अंदर यहाँ पर जनरली फाइंड किया जाता है, बट रॉ मिनरल्स जैसे लिथियम, यूरेनियम, टाइटेनियम एंड रेयर अर्थ्स यहाँ पर जनरली पाए गए रिसेंट रिसर्च की वजह से। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी इनकी डील हुई थी रेयर अर्थ एंड अदर डिपॉजिट्स की वजह से, जिस वजह से रशिया का इसमें इंटरेस्ट आता, ठीक है। तो आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू। देन चीता कब फ्रॉम कूनो रन ओवर बाय व्हीकल इन ग्वालियर। तो अब चीताज जो हैं उनके अंदर हमने स्पेसिफिकली बात की थी कि जो अब लेकर आए गए थे अफ्रीका से चीता, उनके भी आगे कब्ज हो चुके हैं, जो कि अब फर्स्ट ऐसे कब्ज हैं जो कि इंडिया में टोटली आप कह सकते हो कि ब्रीड किए गए हैं या टोटली इंडियन बॉर्न है, ठीक है। तो इसी वजह से अब उनके जो कब्ज हुए थे उनमें से सेकंड कब की आप कह सकते हो कि इन द रिसेंट डेज ही डेथ हो चुकी है। वन ऑफ द रीजन बीइंग कि उसको उसके ऊपर जैसे ही वो नेशनल हाईवे 46 को क्रॉस कर रहे थे, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को, तो वन ऑफ द कब वो गाड़ी के नीचे आ गए, ठीक है, हिट बाय स्पीडिंग व्हीकल। तो जो कब्ज है दे वर क्रॉसिंग NH4 नियर घाटियों इन ग्वालियर, तो कूनो नेशनल पार्क के अंदर ये अब आप कह सकते हो कि एक लापरवाही तो क्या, बट इवन की ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की जब आप बात कर सकते हो, या ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द वाइल्ड लाइफ नेचुरल एरियाज, तो उस वजह से ये चीज़ हुई है। तो बहुत सारे मुद्दे खड़े होते हैं इसकी वजह से कि कितने लेवल पे आपको कोर एरिया के अंदर जाना चाहिए, या जो अब कॉरिडोर्स यूज़ किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा, कि उन कॉरिडोर्स को कितना आप सेफ और ज़्यादा बना सकते हो। स्पेसिफिकली जब हम चीता रीइंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, है ना। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कूनो नेशनल पार्क। इट इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल. One of the main attractions here is the Kardhai tree. Which of the statements is or are correct? The correct answer is option number B, second statement only. तो सबसे पहली बात, जो कूनो नेशनल पार्क है हमें पता है मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब जो हमारी रिवर है कूनो ही है, कूनो रिवर क्या नाम है, उसके ऊपर इसका नाम डला था। तो अब कूनो रिवर जो है वो एक तरह से सेंटर ऑफ द पार्क के बीच में होकर निकलती है, ठीक है। अब उसके आसपास आप देखोगे कि इसकी ओरिजिनल शेप वॉज इन द शेप ऑफ अ लीफ, ठीक है, जिसके सेंटर में से कूनो रिवर जो है वो होकर निकलती थी, ठीक है। तो इसका जो शेप था ओरिजिनली दैट वाज दैट ऑफ अ लीफ, ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपकी इसलिए इनकरेक्ट होती है। सेकंड है, यहाँ पर करधाई ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब करधाई ट्रीज की मानी जाती है स्पेशलिटी यही है कि जैसे ही मॉनसून के अराइवल से पहले ही, अभी बारिश हुई भी नहीं होती, बट ये अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून के बारे में बता देता है, क्योंकि नेचुरली इसका कलर जो है वो और ज़्यादा, या लीव्स का कलर जो है वो और ज़्यादा ग्रीन होना शुरू हो जाता है। जैसे बारिश में पत्ते धुलने के बाद तो हरा होता ही है, ठीक है, बट उससे पहले जैसे ही मॉनसून ऑनसेट होने वाला होता है एंड वेदर पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए ये पहले से ही ग्रीनर जो है अपीयरेंस अपनी देने लग जाता है, जो कि एक तरह से इंडिकेशन है कि मॉनसून आने वाला है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, स्टेटमेंट नंबर बी। देन राजनाथ सिंह अनवील्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो 125 BRO के प्रोजेक्ट्स अक्रॉस लद्दाख, JNK एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आठों स्टेट्स के आसपास यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जिसके अंदर टनल्स बनाई जानी है, ब्रिजेस बनाए जाने हैं, बेटर कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स प्रोवाइड की जानी है। एंड BRO को अप्रिशिएट किया गया है ऑन द टाइम या ऑन द टर्म्स कि आपने जो प्रोजेक्ट्स अभी तक ऑनगोइंग लिए हैं 2024-25 की स्पेसिफिकली उन्होंने बात की, तो 16,690 करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो BRO ने कंप्लीट किए हैं। एंड इन एडिशन अब उनको यहाँ पर 125 जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो 5,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जिसको अब JNK हो गया आपका, जैसे लद्दाख हो गया, 7 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम, ठीक है, इनके अंदर भी अगर आप देखोगे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। सो अब सबसे बड़ी बात यही है कि 28 यहाँ पर रोड्स, 93 ब्रिजेस, 4 अदर की एसेट्स, जो कि लार्जेस्ट वैल्यू इनॉग्रेशन है ऑफ अ प्रोजेक्ट BRO की हिस्ट्री के अंदर,
ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने ये बोला है कि बीआरओ जो है एक तो बॉर्डर्स के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की है एंड मेंटेन करते हैं जैसे वो रोड्स को। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर और हो जाता है तो टूरिस्ट सेक्टर जो है वो भी ग्रो करता है, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि बीआरओ सिर्फ और सिर्फ रोड्स की कनेक्टिविटी तक ही नहीं जुड़ा है, कि जब भी ऐसे डिजास्टर्स होते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में बीआरओ का काम भी बहुत अच्छे से निभाया है। एंड जितने भी की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं एंड अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनकी कंप्लीशन टाइमलाइन को, तो उसके बिहाफ पे जो बीआरओ ने काम किया है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, ठीक है। कि बीआरओ हैज बीन एक्टिवली परसुइंग दोज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स एंड कंप्लीटिंग देम इन टाइम विच मेक्स देम अ वेरी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ। तो इस वजह से सिक्योरिटी तो इन्हांस होती ही है, टूरिस्ट सेक्टर भी बूस्ट होता है, ठीक है, बेटर कनेक्टिविटी भी होती है। एंड इवन कि अगर इसको हम कंपेयर करके देखें तो हमारा जो भारत माला प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए भी, या लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भी जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो गलवान वॉर मेमोरियल है उसको भी बनाया जाएगा, ठीक है। एंड इन द ऑनर एंड द करेज ऑफ द इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइस की थी लाइफ जब चाइना के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। एंड मल्टी डायमेंशनल वैल्यू ऑफ रोबस्ट बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। कि अब जो उन्होंने ये प्रेस किया कि जो फोर्सेज है बीआरओ की वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बॉर्डर रेजिडेंट्स को भी अब हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर बीआरओ अपने आप में एक बहुत बेटर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है। तो क्वेश्चन को आप डिस्कस करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीआरओ ओनली, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीआरओ that it was formed in 1970. Second, BRO develops and maintains road networks in India's border areas and friendly neighboring countries. Which of the statements above is or are correct? The correct answer is option number B again, ठीक है। 1970 में नहीं, इसको 1960 में बनाया गया था, ठीक है। तो 1960 में 7 मई को बीआरओ को बनाया गया था। एंड द मेजर आइडिया वाज कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाना था इन द रिमोट एरियाज मेजरली, जिसमें नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इसका पार्ट थी। तो एग्जीक्यूशन के काम पे अगर आप देखोगे तो इसका काम या रोल जो है टाइम एंड अगेन बढ़ता रहा। तो इंडिया सेट अप बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हुआ करते हैं एंड द डिफेंस मिनिस्टर एज अ डेप्यूटी चेयरमैन। तो अभी भी ये बोर्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये बोर्ड जो है एक्सरसाइज करता है फाइनेंशियल एंड अदर पावर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयर किया जाता है बाय द स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस, ठीक है, रक्षा मंत्री जिनको हम बोलते हैं। तो अमंग अदर चीफ जिसमें आर्मी के चीफ, एयर स्टाफ, ठीक है, चीफ एंड इंजीनियर इन चीफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स आर द मेंबर्स ऑफ बीआरडीबी। तो ये बोर्ड के मेंबर्स जो हैं ये लोग होते हैं। उसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऐसा कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स ऑफ इंडिया है जो कि सपोर्ट इंडियन आर्म फोर्सेस को पहुंचाती है, देती है, ठीक है। तो बीआरओ जो है अब रोड्स को मेंटेन करता है इंडियन बॉर्डर्स के अलावा फ्रेंडली जो नेशंस है और जो नेबरिंग नेशंस हैं, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे कि कहाँ पे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तजिकिस्तान एंड श्रीलंका के अंदर ये एक्टिवली काम भी करते हैं, ठीक है। तो बीआरओ का रोल सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में नहीं, फ्रेंडली नेबरिंग नेशंस की टेरिटरी तक भी काम पहुंचा है और काम वो करते हैं। देन SKM says draft seeds bill aimed at ruining food security in India। तो हमने ये पूरी की पूरी न्यूज़ जो है वो नहीं पढ़नी है, पॉलिटिकल चीज़ हम नहीं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट सीड्स बिल की बात करेंगे कि अब ड्राफ्ट सीड्स बिल जिसको टेबल किया गया है, उसको ओपन टेबल करने से पहले भी क्या ओपन टू डिस्कशन है कि इवन के जो स्टेक होल्डर्स है जैसे कि फार्मर्स हो गए, जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, यूनियन से जुड़े हुए हैं, कि उनका फीडबैक क्या है, उसके बेसिस पे जो चेंजेस हैं वो लेकर आए जाने हैं। तो December 11 जो है वो क्लोजिंग डेट है। उसके बाद जो है इस बिल को टेबल किया जाएगा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स ने दिए हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्ट सीड्स बिल, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ड्राफ्ट सीड्स बिल। पहली चीज कि इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ 28 मेंबर सेंट्रल सीड्स कमिटी। Second, every state shall constitute a state seeds committee not comprising of more than 15 members. Which of the statements above is or are correct? सिंपल सी बात है, दो कमिटीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है ताकि आपको आइडिया लग सके। तो एक आप यहाँ पे ड्राफ्ट सीड्स बिल के बेसिस पे मेजर काम क्या है ड्राफ्ट सीड्स बिल का, कि हर तरह की जो सीड्स है उसकी रजिस्ट्रेशन को चेक करना है, कोई भी ग्रीवेंस है उसको देखना है, इवन के मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना है, एवरीथिंग, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो ड्राफ्ट सीड्स बिल का आपका पार्ट है। तो अब इसका मेजर प्रोविजन यहाँ पर क्या कहता है कि एक सेंट्रल सीड कमेटी होगी,
ठीक है। ये कमिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे। तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे एंड 27 अदर मेंबर्स होंगे, तो टोटल मेंबर्स आपके 28 होंगे। तो सिमिलर तरीके से ही स्टेट लेवल पे एवरी स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट और इंस्टीट्यूट अ स्टेट सीट्स कमिटी, जिसके अब एक चेयरपर्सन होंगे एंड बाकी 14 मेंबर होंगे। तो टोटल मेंबर जो है 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी एडिशनल पावर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है टाइम टू टाइम कि क्या क्या कमिटी के अंदर चेंजेस या रिकमेंडेशन या अपॉइंटमेंट्स जो है या टेन्योर है, वैकेंसी है, वो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करेगी फॉर द सेंट्रल सीट्स कमिटी एज वेल एज स्टेट को भी थोड़ी बहुत यहाँ पर ओवरराइड करने के लिए यहाँ पर पावर दी गई होगी। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो कि ऊपर ऊपर से ड्राफ्ट सीट्स बिल क्या कहता है। तो आई नॉट से कि इन डेप्थ इसको अभी आप पढ़ो, क्योंकि सिंस इट इज अ ड्राफ्ट तो थोड़ा सा एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। देन टॉप एग्रीकल्चरल रिसर्च बॉडी अर्जेस वार्सिटीज टू स्टार्ट, वर्सिटीज है वैसे तो, यूनिवर्सिटीज टू स्टार्ट कोर्सेज इन नेचुरल फार्मिंग। तो अब क्या हो रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर यहाँ पे 2020 की जो पॉलिसी है एक मीटिंग हो रही थी। ठीक है, डीन्स की मीटिंग हो रही थी एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो उसी मीटिंग के अकॉर्डिंगली अब डिसाइड किया जा रहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्टेटस है वो क्या है एंड क्या क्या कोर सब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो इस मीटिंग का एक निष्कर्ष यहाँ पर निकल के आया कि जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जो नेचुरल फार्मिंग है इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटीज। एंड यूनिवर्सिटीज को ये बोला गया है कि आप अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर द नेचुरल फार्मिंग इंट्रोड्यूस कीजिए, जो कि अर्लियर यूजी एंड पीजी कोर्सेज में एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो उन्होंने बोला एडिशनल नहीं, आप इसको मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह इंक्लूड कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की तरफ रुझान बढ़ेगा या किसी का इंटरेस्ट पड़ता है तो वो केमिकल से धीरे धीरे करके खुद ही दूर हो जाएंगे। कि केमिकल फ्री फूड सिस्टम को हमें इस्टेब्लिश करना है, रेजिलिएंट एग्रो इकोसिस्टम्स होने चाहिए, सॉइल हेल्थ रेस्टोरेशन पे हमारा फोकस होना चाहिए, लो एमिशन फार्मिंग जो है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। एंड इट वॉज इम्पेरेटिव कि जो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डेवलप करें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को इन नेचुरल फार्मिंग्स एंड अलाइड डोमेन्स। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ICAR से भी जो है अब रिकमेंडेशन यहाँ पे ली गई थी एंड स्टेक होल्डर्स से यहाँ पर बात करने के बाद ही ये बोला गया कि जो सब्जेक्ट है वो अलाइन करना चाहिए विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग एंड जो सरकार की पॉलिसीज है उसके साथ। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग। First, it aligns with Sustainable Development Goal 2 only. Second, there are mainly 3 principles of zero budget natural farming, namely बीज मंत्र, अच्छदान और वाहपासा। ठीक है, which of the following statements is or are correct? The correct answer is option number D, none of them. ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। यहाँ पर ये ओनली वर्ड अपने आप में ही एक्सट्रीम है बट द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, या आप कह सकते हो इनकम्प्लीट। सिर्फ और सिर्फ जो अब नेचुरल फार्मिंग की जब हम बात करें सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है उसी के साथ अलाइन नहीं करता। 2 के अलावा आपके लिए याद रह जाएगा कि 212 आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। तो जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग की तो आपको 212 याद रहना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 एंड 12। तो 212 इसको ऐसे याद कर। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 हमें क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग इसका पार्ट है। एंड जीरो हंगर की जब हम बात करते हैं तो वो अब ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड होता है, एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड होता है। वेरएज अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे जो बेसिक आइडिया है ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसके 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं। दैट इज बीज मंत्र, जो सीड्स जिसको ट्रीट किया जाना चाहिए फॉर्मूलाज के साथ जो कि नेचुरली प्रिपेयर्ड होंगे। देन जीवामृत, जीवामृत जिसको अब आप यहाँ पे बोल रहे हैं जीवामृत है, तो इसके अंदर यहाँ पे काउ डंग या मैन्योर, नेचुरल मैन्योर्स की बात आप कर सकते हो। देन अच्छधान का मतलब होता है मल्चिंग। देन वाहपासा मीन्स मॉइस्चर या सॉइल एरेशन, जो इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का बेसिक आइडिया है कि जो फार्मिंग है उसके लिए बजट की एलोकेशन जीरो हो सके। तो एक्चुअली में इट मीन्स जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब हमारे जो कि टोक्यो प्रोटेस्ट आफ्टर चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉक्स रडार ऑन जापानीज जेट्स। तो अब क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के एक मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के भी आई गेस डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माल जो है वो जापान को विजिट कर रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से उनको जो फ्लाइट लेकर जा रही थी या इवन के वापस छोड़ने जा रही थी, कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट हुआ था। तो अब वो जापान से अब शुरू होती है, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब वो अब एक कॉमन एयर स्पेस के अंदर आती है तो चाइनीज एयरक्राफ्ट, जो कि अब कौन सा एयरक्राफ्ट है,
आई गेस J-15 फाइटर जेट्स, उन्होंने 2 बार उनको उस जेट को, उस प्लेन को लॉक किया है ऑन इट्स टारगेट। ठीक है, तो जापान ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया, उन्होंने बोला है कि दिस इज वेरी मच डेंजरस एंड एक्सट्रीमली रिग्रेटेबल, जो कि चाइना ने किया है। तो चाइना ने सिरे से इस चीज़ को नकारते हुए ये चीज़ कहा है कि ये इमीडिएटली यहाँ पर जो कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट है फैक्ट्स के साथ, एंड प्लीज़ आप बिल्कुल स्लैंडर मत कीजिए कि हमारी इज्जत को बिना मतलब के, बिना प्रूफ के उछालिए मत। ठीक है, तो अब जो जापान है ऑन द अदर हैंड, उन्होंने बोला है कि स्टॉप स्लैंडरिंग एंड स्मेयरिंग। तो जापान क्या, इवन कि चाइना ने ये चीज़ बोली है, स्टॉप स्लैंडरिंग एंड स्मेयरिंग, कि हमारा जो नाम है वो बदनाम मत कीजिए। जापान ऑन द अदर हैंड यहाँ पर बोल रहा है कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस, कि चाइना जो है वो उकसा रहा है बिना मतलब के। ठीक है, ऑल्दो कोई इंजरी यहाँ पर नहीं हुई है, बट ये जो रिलेशंस हैं अब साउथ चाइना सी के अंदर, अगर आप जापान एंड इवन चाइना के देखो तो वो सेनकाकू आइलैंड्स, ठीक है, जिसको हम रियोगो आइलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, उनके साथ, उनकी वजह से, ठीक है, प्लस अगर आप ताइवान का मुद्दा देखो तो साउथ चाइना सी के अंदर यहाँ पर मेजरली दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्लस इसका एक और रीजन भी यहाँ पर हो सकता है कि जापान ने अपना जो डिफेंस अलायंस है, डिफेंस पैक्ट है, वो यूएसए के साथ ज्यादा बढ़ा दिया है ना। तो इसी पैक्ट की वजह से अब ऑल्सो चाइना कैन ऑल्सो बी अ बिट यू कैन से कि डिस्टर्ब्ड, या इवन कि डिस्टर्ब भी क्या, कि थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क यहाँ पर होगा। ठीक है, एट अलर्ट हो सकता है कि यूएसए की इंटरफेरेंस इनडायरेक्टली जापान की वजह से यहाँ पर क्यों हो रही है ना। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत होगी। देन FPIs विड्रॉ ₹11,820 करोड़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर। तो FPIs में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अब हमें पता है कि रुपी डेप्रिशिएट करते करते 90 को अब क्रॉस कर ही चुका है, 90.25 के आसपास है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि 92 के बाद ये रिवर्सल कर सकता है वापस। बट अब क्या हो रहा है कि मार्केट में रुपी का ऑलरेडी अमाउंट ज़्यादा था। FPIs जो है अब वो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो अपने शेयर को लिक्विडेट करके, अपनी इक्विटी को लिक्विडेट करके वापस से वो पैसा घर लेकर जा रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको इतना प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हो रहा है कि ज़्यादा रुपीज़ को अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं फॉर अ सिंगल डॉलर। ठीक है, कि अगर यही जो पहले वाली अमाउंट होती है, रुपीज़ स्ट्रेंथन्ड होता अगेंस्ट डॉलर, तो अब FPIs जो इसको अट्रैक्ट किया जा सकता था। ठीक है, या इवन मोर इन्वेस्टर्स जो है वो फॉरेन इंडस्ट्री से या FDIs जो है वो इंटरेस्टेड हो सकते थे परचेज करने में। बट अब मनी ऑफ सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी ऑफ रुपीज़ की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, वो इतना ज़्यादा मार्केट में हो चुका है कि अब सप्लाई एक्सेसिवली होगी तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू गिरती जाती है ना। तो इसी वजह से जो डेप्रीसिएशन अगर हो रही है अगेंस्ट डॉलर की, जब हम बात करते हैं ऑफ रुपी, FPIs इसी वजह से विड्रॉ कर रहे हैं। एंड कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखोगे तो 23,885 करोड़ सितंबर के अंदर निकाले गए, 34,990 करोड़ अगस्त के अंदर, 17,700 करोड़ जुलाई के अंदर। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे नवंबर की बात करें तो आउटफ्लो कितना आया, 3765 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो अब ये अक्टूबर के मंथ में अगर आप देखो इसी तरीके की FPIs की इतनी लिक्विडेशन नहीं हुई है। रीजन क्या था, फेस्टिवल सीजन था, तो ऑटोमेटिकली सबको पता था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो अक्टूबर में ये चीज़ नहीं हुई, नवंबर में हुई है। नवंबर के बाद आप देखोगे कि दिसंबर के अंदर भी जो FPIs हैं वो विड्रॉ करते जा रहे हैं। उसके पीछे का एक रीज़न यहाँ पे ये भी है कि जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ, बट उसके अलावा जो ट्रेड है वो भी अब हमारा डेफिसिट चल रहा है। तीसरी चीज़, जो हमारी कंपनीज हैं वो इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इस वजह से भी जो लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। देन नेक्स्ट अब देखते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड गेन्स ट्रैक्शन एज सेंट्रल एजेंसीज पुलिस स्कोर फॉर इंफॉर्मेशन। तो अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एट द टाइम ऑफ मुंबई के जो अटैक हुए थे 2009 के अंदर, एक आइडिया बनाया था, एक कॉन्सेप्ट बनाया था, बट वो उसको इम्प्लीमेंटेशन में ही थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, नैट ग्रिड, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का अब नाम है या फुल फॉर्म है। तो अब ये जो नैट ग्रिड है 2009 के अंदर कंसेप्चुलाइज की गई थी, बट उसकी आप देखोगे कि अगर हम इनकलकेशन की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, 2014-15 के बाद से अगर आप देखो, या 2014-15 के आसपास ही जैसे सरकार बदली, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उस तरीके से होने लगी थी। तो बनाया गया, धीरे धीरे करके इसको यूज में लाया गया, बट फुली इम्प्लीमेंटेशन अब 2014 के बाद हुई है। तो बट अब क्या है, नैट ग्रिड का आइडिया जो कि इनिशियली पी चिदम्बरम जी का था, इस आइडिया के अकॉर्डिंगली अब ये जो एक्सेस है नैट ग्रिड का, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड या चुनिंदा ही एजेंसीज को दिया जाना था। उसके पीछे का रीजन ये था कि ये ऐसी ग्रिड की तरह, ऐसे इंटीग्रेटेड पोर्टल की तरह काम करेगा जहां पर कोई भी अगर छोटे से छोटा इंसिडेंट भी होता है तो वहां पे आपको FIR की रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपका जो आधार है, ठीक है, या आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी एक डेटाबेस के अंदर बनी हो। ठीक है, तो वही डेटाबेस से अगर आप किसी भी जुर्म में, क्राइम में आप सस्पेक्ट बन जाते हो, कोई भी आपके साथ कोई हादसा होता है जो कि अपने आप में ही एक थोड़ा सा ऐसे आप कह सकते हो कि फिशी सी सिचुएशन नजर आती है, तो यही इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये अब क्या कर सकती थी कि ये नैट ग्रिड पे जाकर एक्सेस कर सकती थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। इन छोटे छोटे इवेंट के बारे में अगर यहाँ पर अपडेशन की जा रही होती तो उसके बाद एक स्टोरी लाइन को एंड जो कि अब रिलेटेड
आप कह सकते हो काम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, उसको ईजिली, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो सारी चीज़ें जो है एक ही सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराई जा सकती थी। बट आफ्टर द गवर्नमेंट शिफ्टेड, तो उसके बाद जो ये एक्सेस है आप देखोगे कि इवन की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक तक के ऑफिसर्स के पास दे दिया गया। तो अब जो वर्किंग प्रोसेस का ओरिजिनल आइडिया है वो टोटली चेंज हो चुका है। इनिशियल आइडिया वाज कि 10 सिर्फ सेंट्रल एजेंसी, जिसके अंदर आईबी हो गई, ठीक है, रॉ हो गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए बोलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एंड डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई, सिर्फ इन सभी एजेंसीज को एक्सेस दिया जाना था। बट अब जो है पुलिस को भी इसका एक्सेस दे दिया गया, ठीक है। तो जो पोर्टल है उसको लेकर अभी प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ रही है कि इतने सालों से 2009-10 के बाद से अगर ये ऑपरेशनल है ही, ठीक है, तो अभी सिंस इसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है, बट जो टाइम इसमें लिया जाता है या पोर्टल खुलने में जो ऑफिसर्स को मेजरली प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनकम्प्लीट है, कोई भी चीज़ जो है रियल टाइम एनालिसिस हमें नहीं प्रोवाइड कर पाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो एक्चुअल में इसका बनाने का रीज़न था, इसके पीछे का जो रीज़न था, वो सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से फेल होती हुई नजर आ रही हैं। तो सरकार ने यहाँ पर इनिशिएटिव लेते हुए यही चीज़ बोला है कि इस ग्रिड सिस्टम को हम बेटर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म विद कॉन्फिडेंशियलिटी हम चीज़ों को यहाँ पर बेटर करेंगे। तो सरकार एक अच्छे मूव के लिए यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी। इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेट ग्रिड क्या है। Then US official begins 5-day India visit to advance strategic partnership। अब विजिट तो 5 दिन की है एंड जैसे ही पुतिन जाते हैं उससे नेक्स्ट डे वो आ रही है ना। तो ये जो डेलीगेशन है ये आ रही है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेजर जो है प्रॉब्लम ये चल रही है अभी भी टैरिफ्स का मुद्दा है ना। बट यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है कि एडवांसिंग US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डीपनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज, जिसमें अब अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जो है उसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, कोलैबोरेशन फॉर टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, उनके ऊपर इनका फोकस होगा, ठीक है। तो अब रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शेयर्ड प्रायोरिटीज इन द इंडो पैसिफिक। तो अब जो क्वाड समिट है इसको इंडिया ने इस बार होस्ट करना था, बट सिंस यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो होगा नहीं होगा ये अभी भी नहीं हमें पता है। तो अब हम यहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो बैंगलोर भी ये जाएंगी दिल्ली के बाद, ठीक है। तो इसरो के चीफ से मिलेंगे एंड जो अब इनिशियल या लीडिंग जो फिगर्स हैं इंडिया के स्पेस एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से, उनके जो फिगर्स से मिलने के बाद एंड इवन के जो डेटा को देखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड होगी एंड जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो कैरी आउट किए जा सकते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूएसए। एंड इवन की टैरिफ्स अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं। कंसिडरेबल रिडक्शन इंडिया ने जरूर की है रशिया से एनर्जी परचेज करने में, बट अब यहाँ पर एनर्जी को लेकर ही बेसिकली मुद्दा था ना। बट अब दूसरे एरियाज के अंदर रशिया के साथ इंडिया जो है अपने टाइज को बेटर कर रहा है, ठीक है। द न्यू यूएस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अलायंस विद आवर विजन सेज क्रेमलिन, ठीक है। तो रशिया की तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि जो रिसेंटली यूएसए ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हुए, शिफ्ट करते हुए डायरेक्टली बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ लैटिन अमेरिका के ऊपर अब जनरली फोकस करना चाहते हैं, कि हमारा जो लोकल एरिया है या जो लोकल विसिनिटी है हम उसे स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एंड बाकी के जो नेशंस हैं, अदर नेशंस जो कि हमारी विसिनिटी में नहीं है, जिसमें इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना की यहाँ पर बात की थी कि दीज आर मिडिल इनकम नेशंस या हाई इनकम नेशन जो है, डेवलपिंग हो, डेवलप्ड नेशंस भी हों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या है, इकोनॉमिक एलाइज भी क्या, इकोनॉमिक आप कह सकते हो या पैसे की या बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स हैं, बट किसी भी तरह का वो थ्रेट यूएसए को पोज नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोली थी। एंड सबसे बड़ी बात, लैटिन अमेरिका के ऊपर फोकस करने का रीजन क्या था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं जो अब ट्रम्प है, एंड लोकली वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का इन्होंने जो आइडिया दिया है उसी के ऊपर ये फोकस करना चाह रहे हैं अब, है ना। तो अब इसी पॉलिसी को रशिया ने सराहना दी है। रशिया ने ये बोला है कि यही सेम पॉलिसी जो है वो रशिया के आइडियोलॉजी, रशिया के विजन के साथ ही फोकस करता है कि वी ऑल्सो वॉन्ट इलीगल चीज़ें जो हो रही हैं उसको ख़त्म किया जा सके। प्लस हम जो आसपास यहाँ पर काम कर रहे हैं या जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरकनेक्टिविटी बनी है, दैट इज जस्ट अ इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। वो सिर्फ बिजनेस कैरी आउट करने का यहाँ पर तरीका है। बाकी रही बात लोगों की डेवलपमेंट की या मेकिंग अ पर्टिकुलर एरिया ग्रेट अगेन, इज शुड बी द एक्चुअल पॉलिसी कि जहाँ पर सरकार काम कर सके, ठीक है। कि अभी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर लैटिन अमेरिका वाले रीजन की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो इट विल बी अ गुड पॉइंट, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारी भी विजन इसी तरीके की है कि हम रशिया को यहाँ पर ग्रेट बनाना चाहते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चाहते हैं, ठीक है। हम भी आपको एज अ बिजनेस यहाँ पर वो देखते हैं, कॉम्पिटिटर देखते हैं, बट इसी तरह की कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें किसी और नेशन से नजर नहीं आती है, ठीक है। तो अब ये आपस में ऑन पेपर जो हो सकता है मे बी कि एक दूसरे को सपोर्ट दिखाया जा रहा है,
ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है ये बात बोलना, क्योंकि अभी यूएस से जो है वो डील ब्रोकर करा रहा है, उसके बाद ये चीज हो रही है। ठीक है, सो समवॉट आप कह सकते हो कि रशिया के पलड़े में चीजें हो सकती है आने वाले टाइम में डील में, बाकी तो जो डील होगी उसके अकॉर्डिंगली पता लगेगा। देन पार्लियामेंट टू टेक अप डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिस वीक। तो इस हफ्ते के अंदर लोकसभा ने 10 आवर्स ऑफ डिबेट का टाइम दिया है, 10 आवर्स ऑफ डिबेट इन द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग राज्यसभा एंड लोकसभा, जिसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात होगी। तो इसी हफ्ते के अंदर अगर आप देखोगे तो वंदे मातरम की 150th एनिवर्सरी है, नेशनल सॉन्ग है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इसको लिखा था एंड इसकी ट्यून सेट की थी जड्डूनाथ भट्टाचार्य जी ने। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, क्यों की गई, क्या रीज़न है, सिटीजनशिप की डायरेक्शन है नहीं है, उस सब के ऊपर यहाँ पर डिबेट की जाएगी आने वाले टाइम में। जो भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर डिवाइडेड रहेंगे अकॉर्डिंगली कि कौन किस सब्जेक्ट पे बात करने वाला है, कौन सा मिनिस्टर, अकॉर्डिंगली राज्यसभा के अंदर ये कब डिबेट होनी है एंड लोकसभा के अंदर कब डिबेट होनी है। तो इसका मुद्दा जो है मानसून सेशन में भी शुरू हुआ था, जहाँ पर सरकार ने, दैट इज रूलिंग पार्टी, पर्टिकुलरली सेड कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑटोनॉमस बॉडी है, वो पार्लियामेंट में अपनी बात कैसे रख सकते हैं। तो जिसके बेसिस पे अब यही चीज़ का बोला गया था ऑपोजिशन के द्वारा कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पर जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उनको बुलाकर यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट की जा सकती है कि एटलीस्ट यू आर द लॉ मेकर्स, यू कैन एटलीस्ट हैव अ डिस्कशन कि किस बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो अब यहाँ पर डिस्कशन की जानी है। देन श्रीलंकन नेशनल्स जो हैं उन्होंने मोदी जी को यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो श्रीलंकन नेशनल्स जो हैं वो तमिलनाडु वाले रीजन के आसपास रह रहे हैं इंडिया में काफ़ी टाइम से, बट उनको इलीगली अगर आप देखो तो यहाँ पर डिपोर्ट नहीं किया गया है। तो दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्ड पीएम मोदी के अब उनको यहाँ पर निकाला नहीं गया है। ठीक है, बट दे आर ऑल्सो सीकिंग कि इंडियन सिटीजनशिप इंडिया जो है वो दे दी जाए। ठीक है, उन लोगों को कि दे आर पीसफुली लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दे डू नॉट विश टू गो बैक, क्योंकि वहाँ पे जो हालात हैं उनके वो सही नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि दे आर वेरी मच ग्रेटफुल, बट आप एक थोड़ी सी एग्जाम्पशन हमें इस चीज़ को लेकर प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हुई है। देन इट इज़ एसेंशियल टू नर्चर इनहेरिटेंस एंड पास इट ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस। तो अब ये जयशंकर जी ने बोली है, स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी है, कहाँ पर दी है उन्होंने, यूनेस्को की मीटिंग हो रही थी सेफगार्डिंग इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, है ना। तो ये यहाँ पर अब डेलीगेशंस आई हुई थी बहुत सारे नेशंस के अंदर, उन्होंने यहाँ पर यही चीज़ को स्पेसिफाई करते हुए बोला कि अब जो लोग हैं या इवन कि जो हमारा आप कह सकते हो वर्ल्ड है, ये और ज़्यादा मल्टीपोलर हो चुका है, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। मल्टीपोलर, पोलर मतलब कि आप बिल्कुल एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हो। ठीक है, एंड ऐसी एक्सट्रीमिज्म जो है वो हर एक नेशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कि हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है, एवं पूरा का पूरा वर्ल्ड है, उसके अंदर पोलर जो ओपिनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब एक कंपेलिंग केस है फॉर डीपर मल्टीलेटरलिज्म एंड कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी ओनली कम थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने बोला कि इन द एरा ऑफ दिस एक्सट्रीमिज्म इकलौता हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर यही रहता है कि हम एक्सेप्ट करें कि जो दूसरे की बात है या दूसरे का एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दैट इज ओके, वी एक्सेप्ट इट, म्यूचुअली हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। एंड आप यहाँ पर रह रहे हो, मैं यहाँ पर रह रही हूँ, ऑल्दो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी विचारधाराएं हैं वो नहीं मिलती हैं, बट स्टिल वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज। तो इस तरीके से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड इट इज सेंटिनल टू नर्चर इनहेरिटेंस, बिल्ड ऑन इट एंड पास इट ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस। तो उन्होंने बोला कि प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी जो है अब हमारी इनहेरिटेंस है। ठीक है, कि प्रोस्पेरिटी के हमारा कल्चर ने हमें क्या दिया, हमारे थॉट प्रोसेस ने हमें क्या दिया। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर यही चीज़ को बोला कि 20th सेशन हो रहा था, उन्होंने यही चीज़ बोली कि पहले जो कॉलोनियलिज्म हो गई थी पूरे वर्ल्ड की, ऑलरेडी कॉलोनियलिज्म या कॉलोनीज पूरा वर्ल्ड बना हुआ था, बट उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सिर्फ जो कॉलोनिस्ट थे उनका व्यू पॉइंट चलता था, एंड एक्चुअली में जो ओरिजिनल कल्चर्स हैं, कल्चरल हेरिटेज है, वो कहीं पे दब के रह गई थी। ठीक है, तो अब उसके बाद प्लूरलिस्टिक लैंडस्केप एग्जिस्ट करता है। उन्होंने बोला द वर्ल्ड इज अ प्लूरलिस्टिक, फंडामेंटली प्लूरलिस्टिक लैंडस्केप, मतलब फंडामेंटली जो वर्ल्ड है उसमें अगर अलग अलग तरह के लोग हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट लैंडस्केप या डिफरेंट जोग्राफीज, तो उन्हीं लोगों की आइडियोलॉजीज जो हैं वो डाइवर्सिटी को दर्शाती है, और किस तरीके से दुनिया को इस्टेब्लिश किया गया है बाय मदर नेचर इन इटसेल्फ इज यूनिक, है ना। तो उसी बेसिस पे उन्होंने इस चीज़ को बोला कि अब कॉलोनाइजेशन जैसे जैसे खत्म हुई तो ओरिजिनलिटी वापस से यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गई है। तो इसी ओरिजिनलिटी को जब तक हम सब बचाएंगे नहीं, अपनी कल्चरल हेरिटेज को नहीं बचाएंगे, तो आगे हम पास ऑन क्या करेंगे।
कि हमें इसे बचाकर आगे पास ऑन करना है अपनी जनरेशन्स को। एंड जो आइडिया है हमारा ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड टुगेदर एज वन फैमिली, उनकी अपनी अपनी वन फैमिली की बात करें ना, फैमिली में सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, बट एट द एंड यू हैव टू सर्वाइव टुगेदर, ठीक है, तभी आप एक फैमिली बोले जाते हो यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि डोमिनेशन जो है वो खत्म होनी चाहिए, बट कल्चरल एक्सेप्टेंस एक दूसरे की आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है ये कि हम नर्चर करें चीज़ों को, हमारे कल्चर को, और इनहेरिट करें एंड पास इट ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। ये बात उन्होंने यहाँ पर बोली 20th समिट के टाइम, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। तो 2026-2027 के जो बैचेस हैं, फाउंडेशन बैचेस एंड इवन की टेस्ट सीरीज, डिफरेंट बैचेस भी अगर आप लेना चाहते हैं फॉर ऑप्शनल्स एज वेल एज फॉर यू कैन से जनरल स्टडीज, तो आपको यहाँ पर अवेलेबल कर दिए गए हैं। द बैचेस आर लाइव नाउ, यू कैन वेरी वेल एनरोल इन दैट, ठीक है। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043, तो आप वहाँ पर जाकर कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं चेकआउट करने के लिए कोर्सेज को, या हमारी जो ईमेल है sleepy.classes@gmail.com पे आप हमें ईमेल करके तब वहाँ पर भी कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड UPPCS का फाउंडेशन बैच भी लाइव हो चुका है प्री एंड मेंस के लिए फॉर 2026। तो सेम ही टोल फ्री नंबर है, सेम ईमेल आईडी है, सेम वेबसाइट है। कोई भी अगर आपको यहाँ पर डाउट होता है, कोई भी इंक्वायरी होती है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। एंड अगेन लेक्चर में कोई डाउट होता है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई डाउट होता है, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे 1-on-1 यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं अपने पीयर के साथ, जो कि आपके ग्रुप मेट्स होंगे, एंड मेरे साथ भी, ठीक है। सो सी यू ऑन द अदर साइड। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।